वेलकम टू आर केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, उस टॉपिक का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रॉपर्टी। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि डी ब्लॉक्स किसे कहते हैं, डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इस पे हमने ब्रॉडली डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक प्रॉपर्टी को हम अच्छे से डिस्कस करें। और डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लास 12 स्टैंडर्ड बोर्ड की द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डी ब्लॉक्स एलिमेंट प्रॉपर्टी। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली जो डी ब्लॉक्स का होता है, डी ब्लॉक्स के होता क्या है कि डी ब्लॉक्स में इनमें इलेक्ट्रॉन जो फील किए जाते हैं वो आउटर सेल से पिछले, उस आउटर सेल से पहले वाले सेल में फील किए जाते हैं। आउटर सेल से पहले वाले डी सब सेल में इसको फील किया जाता है, जिसकी वजह से इसका आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ns122 या ns0 होता है आउटर सेल का। और जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, वो आपका होता है n-1 s2, n-1 p6, n-1 d12। ये जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या कहा कि डी ब्लॉक्स में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये आउटर सेल से उससे पहले वाले डी सब सेल में फिल किया जाता है, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के ये आता है। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ns 1 से 2 हो सकता है, या तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। लेकिन इनर सेल में क्या होगा, n-1 s2, n-1 p6, n-1 d12, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए जाते हैं। ये इसका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसकी जो पहली प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, वो पहली प्रॉपर्टी है इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला मैंने, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिवर्तित या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आयरन Fe2+ में भी होता है, आयरन Fe3+ में भी होता है। इसको हम बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं इसको, फेरस। इसको हम बोलते हैं फेरिक। बात ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमन बात बताता हूं कि जिस भी आयंस का इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है उसके नाम के पीछे क्या लगता है, एक लगता है, और जिसका कम होता है उसी के कंपैरिजन में उसमें अस लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं Hg+ भी होता है, Hg2+ भी होता है। इसको बोलेंगे मर्क्यूरस, इसको बोलेंगे मर्क्यूरिक। ऐसे और एग्जांपल आपको देते हैं, Cu2+, इसको बोलते हैं क्यूपरस, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। तो जरा देखिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या, वेरिएबल का परिवर्तित हो रहा है। एक बार मरकरी Hg+ के फॉर्म में भी होता है और एक बार Hg2+ के फॉर्म में भी होता है। और भी इसके ऑक्सीडेशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं कंपेयर कर रहा हूं अभी नॉर्मली। आयरन में +2 भी होता है, आयरन में +3 भी होता है, कॉपर में Cu+ का फॉर्म में भी होता है और कॉपर में Cu+2 के फॉर्म में भी होता है। ऐसा क्या रीजन है कि ये वेरिएबल वैलेंसी को बताते हैं? उसका रीजन होता है कि डी ब्लॉक के केस में क्या होता है, डी ब्लॉक के केस में क्या होता है, इसमें आपका ns सबसेल और n-1 d सबसेल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाने के लिए ये दोनों सबसेल एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। क्या कहा मैंने कि केमिकल बॉन्डिंग में ये दोनों सबसेल एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, और एक साथ पार्टिसिपेट करने की वजह से
इनमें वेरिएबल वैलेंसी आती है। क्लियर है मेरी बात? क्या कहा मैंने कि NH सबसेल और N-1D सबसेल, ये दोनों सबसेल केमिकल बॉन्डिंग के लिए, रासायनिक बंध बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से ये डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स जो होते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी को बताते हैं, डिनोट करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें NS और N-1D सबसेल दोनों की जो एनर्जी गैप होता है दोनों का वो कम होता है। क्या कहा कि NS और N-1D सबसेल की जो एनर्जी गैप होती है ये बहुत कम होती है, और एनर्जी गैप कम होने की वजह से इसमें ये दोनों क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैं आपको एक अपवाद के बारे में डिस्कस करा देता हूं इसी में, तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कहा मैंने? आप जानते हैं क्रोमियम की बात करता हूं तो क्रोमियम कितना होता है? 24 होता है, और कॉपर कितना होता है? 29 होता है। तो जब हमने क्रोमियम की बात की थी तो क्रोमियम का अगर हम अबाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d4 होगा। अगर हम कर ले 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24। इसमें क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये मैंने अबाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फील किया। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व मतलब क्या, उसका हम प्रेक्षण करते हैं, तो पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत आता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसी क्या रीजन है? बहुत ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि वेरिएबल ऑक्सीडेटिव स्टेट इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें NS और N-1D सबसेल दोनों एक साथ बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। उसका रीजन भी आप देख लीजिए अपवाद के रूप में, कि मैंने कहा कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, किसी भी ब्लॉक्स के एलिमेंट का हम करते हैं तो हम अबाउ के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि अबाउ के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा है, वही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। और जब हमने फील किया, कॉपर और क्रोमियम को फील किया, ऐसा फील करने का हमको ये मिला, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद हमें पाया गया कि ये गलत है, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है ये कैसा है, गलत है। तो सही क्या होता है? सही क्या होता है? कॉपर क्रोमियम में ये पूरा ऐसे रहेगा, यहां ये 2 हमारा असल है, ये होता है 4s1 3d5, ये इसके लिए सही है। कॉपर में क्या होता है? 1s2, जब इसका करेंगे तो 4s1 3d, ये पाया गया। ये हुआ क्यों ऐसा वास्तव में? इसको हम अपवाद कहते हैं। जनरली हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? अपवाद कहते हैं दोनों को, एक्सेप्शन, अपवाद। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्शन कहते हैं। आखिर अपवाद होता क्या है? जनरली हम बात करते हैं, अपवाद का मतलब होता है कि जो रूल का फॉलो ना करता, जो नियम का पालन नहीं करता, वो अपवाद होता है। क्या बताया? एक्सेप्शन किसे कहते हैं? जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है वो एक्सेप्शन है। जैसे इन लोग कॉपर और क्रोमियम, कॉपर अभी मैं बहुत सारे अपवाद हैं एलिमेंट्स में, लेकिन अभी मैं जनरली इसकी बात कर रहा हूं। तो कॉपर क्रोमियम अबाउ के अकॉर्डिंग अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते हैं, इसलिए ये अबाउ के नियम को फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब ये अपवाद है। क्लियर है? तो जनरली आप जानते हो कि अगर मैं एग्जांपल लूं, किसी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट है, अगर उसको कुछ कहा जा रहा है कि आप ये ना करिए, इसको मत करिए, अगर वो कर रहा है उसके बावजूद भी वो कर रहा है, इसका मतलब वो अपवाद है। लेकिन अपवाद होने का भी रीजन होता है। अपवाद है क्योंकि वो नियम का फॉलो नहीं किया। आखिर वो नियम का फॉलो क्यों नहीं किया, उसका भी कोई ना कोई रीजन होगा, और उसी रीजन को आज हम बताएंगे। वो रीजन क्या होता है कि कॉपर और क्रोमियम इसके नियम को फॉलो क्यों नहीं किए, उसका रीजन मैं आपको दे देता हूं। कॉपर क्रोमियम में केस में क्या हुआ, इसमें पहले हम बात करेंगे हुंड की, हुंड्स लॉ। हुंड्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं अगर वो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, ऑर्बिटल्स अगर आधे भरे होते हैं या पूरे भरे होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। किसके अकॉर्डिंग?
हुंड के अकॉर्डिंग। बात समझे क्या कहना चाह रहे हैं? हुंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स अगर आधे भरे हो या पूरे भरे होते हैं तो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्लियर मेरी बात? तो यहां से देखिए, यहां पर डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। मिक्स होने के बाद डी के 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, हम बात कर लिए। अब मिक्स होने से पहले वो डी के 6 ऑर्बिटल्स होते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा होगा वीडियो, वो प्रीवियस वीडियो मेरी देख ले जाके। तो यहां पर डी में भैया हम हाफ फील्ड करते हैं तो 5 होने चाहिए, तो ये 4 है, हाफ फील्ड से भी कम है। इसका मतलब ये मेरा अनस्टेबल है। ये मेरा क्या है? अनस्टेबल है। क्लियर है? और यहां पर क्या है? हाफ फील्ड से ज्यादा लेकिन फुल फील्ड नहीं है, तो ये भी मेरा क्या है? अनस्टेबल है। बात समझिएगा, ये दोनों मेरे अनस्टेबल है। तो होता क्या है, एक तो इन दोनों की गैप एनर्जी, मैंने बताया था, अभी बताया कि ns और n-1 डी सबसेल की जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। वही चीज इसमें भी होगा, एनर्जी गैप क्या होगा? कम होगा। एक तो कॉपर क्रोमियम की कंडीशन में इनकी एनर्जी गैप कम है, और दूसरा ये अनस्टेबल है। तो कॉपर क्रोमियम क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन s में से कूद के चला जाता है, किसमें? जम करके डी सबसेल में, क्योंकि एनर्जी गैप कम है। और एनर्जी गैप कम होने की वजह से जाहिर सी बात है ये इसमें से जम करके चला जाता है, किसमें? डी सबसेल में। और अनस्टेबल से क्या हो जाता है? वो स्टेबल हो जाता है। इतनी बात आपको क्लियर होती होगी कि वेरिएबल वैलेंसी क्यों दिखाया, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी गैप क्या था? कम था। अब देखिए, अपवाद होने का रीजन भी आपको मैंने दे दिया, क्योंकि आप अभी तक जानते हैं कॉपर क्रोमियम अपवाद होता है, सही है, लेकिन कॉपर क्रोमियम अपवाद होने का भी रीजन उसने दिया, क्योंकि कॉपर की जो क्रोमियम के केस में जो था, क्रोमियम के केस में उसके डी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अनस्टेबल था क्योंकि हाफ फील्ड से कम था। और जब कॉपर की बात किया था, कॉपर में क्या था कि कॉपर में 3d9 था, हाफ से ज्यादा था लेकिन फुल फील्ड नहीं था। और हुंड के अकॉर्डिंग वही ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं जो हाफ फील्ड होते हैं या फुल फील्ड होते हैं। तो ये कॉपर क्रोमियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए s में से इलेक्ट्रॉन को जम करा के डी सबसेल में इंटर कर देता है, और s से d में गया क्योंकि इन दोनों की एनर्जी गैप कम था। इससे प्रूफ होता है, इससे क्या प्रूफ हुआ कि ns और n-1 डी सबसेल की जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारा s ऑर्बिटल और बॉन्ड फॉर्मेशन में मेरा d ऑर्बिटल दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होती होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आपको वेरिएबल वैलेंसी निकालना समझ में आ गई होगी। तो वेरिएबल वैलेंसी किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसमें ns और d सबसेल दोनों के एनर्जी गैप क्या होते हैं? कम होते हैं, इसलिए दोनों केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे हम बात करते हैं मेटलिक प्रॉपर्टीज की, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं मेटल होते हैं, धातु होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स की एक सबसे बहुत गजब प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ये क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं। कौन? मेटल्स। अगर हम बात करें जनरली एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी मेटल है, इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी मेटल है, इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात का। मेटल्स की प्रॉपर्टी मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए उसके आउटर सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं कैल्शियम स्कैंडियम, कितना होता है? 21 की बात। तो चलिए देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो हमारा ऐसे हो सकता है कि इसको मैं अगर थोड़ा अच्छे से लिखूं सीरियल से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। इनर सेल हुआ, आउटर सेल इनर सेल, और आउटर सेल मेरा कौन सा होगा? मैंने 1 और 2 क्यों कहा? मैंने कहा आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या तो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो जरा ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक्स के केस में मैंने अभी बताया, ये देखिए 4s आउटर सेल है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मेरा 2 इलेक्ट्रॉन है।
और कॉपर क्रोमियम के केस में कितना था आउटर सेल में, s में 1 इलेक्ट्रॉन था। अब इसके बाद आउटर सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, मेटेलिक हो जाती है। अब ये डोनेट क्यों किया, मैं आगे बात करूंगा। शील्डिंग इफेक्ट होता है इसमें, शील्डिंग इफेक्ट काम करता है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस का आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, और वीक होने की वजह से वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो मेटल्स हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मेटल्स वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट तभी कर पाएगा जब उस एटम का, जब उस मेटल का न्यूक्लियस अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, लूजली होगा, कम होगा। और जब लूजली अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्या रखते हो, नेचर रखते हैं। तो इस केस में तो आपकी शील्डिंग इफेक्ट काम आता है, लेकिन एस ब्लॉक के केस में उनकी सेल आउट ओनली क्या होती है, ऑलरेडी बड़ी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। एक बात और कर दूं मैं, मेटल्स, यहां जो मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कठोर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, कठोर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग मेटल्स होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। क्या रीजन है इसमें, तो एक इसका सटीक रीजन है, बहुत ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हम लोग जनरली, हम लोग अभी मैंने बात किया था, अभी मैंने पहले टॉपिक में बात किया था, क्योंकि आपने जनरली आप पढ़े होंगे कि एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन डी के केस में क्या होता है, डी ब्लॉक के केस में क्या होता है, बहुत गजब बात है, डी के केस में एस ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है और डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्डिंग में। इसीलिए ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्लियर है मेरी बात, क्या बताया मैंने, ये सॉलिड क्यों होते हैं, ट्रांजिशन मेटल सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो होता है कठोर इसलिए होता है, सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्डिंग में हमारा एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल दोनों बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो नेचर होता है वो सॉलिड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, सॉलिड नेचर का होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहां पे देखिए वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी को मैंने प्रूफ किया कॉपर क्रोमियम से, और दूसरा इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब आउटर सेल में ये एस का है, एस सबसेल में गया आउटर सेल में, और ये जो एस सबसेल है वो न्यूक्लियस से लूजली अट्रैक्ट होता है। डी ब्लॉक के केस में शील्डिंग इफेक्ट काम आता है, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता क्या, शील्डिंग इफेक्ट की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा शील्डिंग इफेक्ट की, ठीक है। तो डी ब्लॉक के केस में क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट रोल देता है, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, लूजली अट्रैक्ट होता है, कम अट्रैक्ट होता है, लेस अट्रैक्शन होता है, सीधा कह लो लेस अट्रैक्शन होता है, कम अट्रैक्शन होता है, कम आकर्षण होता है, जिसकी वजह से वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है, इसलिए मेटल तो हो गया। क्लियर है। अब उस डी ब्लॉक में क्या हुआ कि एस तो पार्टिसिपेट किया ही किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, और साथ ही साथ डी ऑर्बिटल भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनकी जो नेचर होता है वो सॉलिड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, सॉलिड नेचर का होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कि सॉलिड नेचर क्यों है। सॉलिड नेचर कोई आपसे पूछे तो आप बताइए कि इसमें बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में एस और डी दोनों सबसेल एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगली प्रॉपर्टी मेरी है जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छा गजब प्रॉपर्टी है, कैटलिस्ट। कैटलाइसिस, कैटलाइसिस प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं उत्प्रेरण। सही होगा, कैटलिस्ट ही सही है। उत्प्रेरक, देख लीजिएगा कैटलिस्ट प्रॉपर्टी। कैटलिस्ट क्या होता है पहले आप ये जानो, कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होते हैं, कि ऐसे आउटर सब्सटेंस, ऐसे बाह्य पदार्थ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कर दे, कोई केमिकल रिएक्शन उसके रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कर दे, चेंज कर दे उसका रेट ऑफ रिएक्शन, या तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे
या तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट ना करे, वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। क्या बताया मैंने, उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की वेग में परिवर्तन कर देता है लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेता है। जैसे हम लोग हो गए कैटलिस्ट, टीचर एक कैटलिस्ट हुआ, वो स्टूडेंट को साल भर पढ़ाता है लेकिन पेपर देने स्टूडेंट के बदले वो खुद नहीं जाता है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो पेपर स्कूल के गेट तक जाएगा, यही तो होगा। वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेपर बच्चे को लेकर वो कहां तक जाएगा, स्कूल के गेट तक जाएगा। इसके कहने का मतलब क्या, स्कूल के गेट तक गया लेकिन पेपर देने वो स्वयं नहीं गया उस क्लास में। इसका मतलब क्या, ये कैटलिस्ट भी ऐसे होते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन मेन प्रोडक्ट बनने तक या मेन प्रोडक्ट बनने बाद वो क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं और इस फिनोमिना को हम कैटलाइसिस कहते हैं। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाली हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं कैटलिस्ट में। इतनी बात क्लियर हुई। कैटलिस्ट क्या होते हैं कि वे बाह्य पदार्थ, वे आउटर सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजिंग करते हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट। अब ये डी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट प्रॉपर्टी, उनके कैटलिस्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटलाइसिस होती है। क्या रीजन है, याद रखना, उसका एक रीजन है इम्पटी डी ऑर्बिटल्स। क्या रीजन है, खाली डी ऑर्बिटल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, खाली डी कक्षा। और ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटलिस्ट प्रॉपर्टी इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि जो डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास क्या पाए जाते हैं, खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और खाली डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ही उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, कैटलिस्ट होते हैं वो सारे। क्या तो कैसे होते हैं, कैटलिस्ट। मैं जनरली आपको समझाता हूं भाई। अभी मैंने कहा जो हमारा डी ब्लॉक्स है वो मेटल है, मैंने कहा वो क्या है, मेटल है। और मेटल का जो सरफेस होता है वो ऐसे होता है, खुरदरा टाइप का होता है, रफली होता है। मैं मैकेनिज्म बता दूं, एब्जॉर्प्शन थ्योरी, एक एब्जॉर्प्शन थ्योरी है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब क्या होगा, जो मेटल्स होते हैं उनका मेटल जो सरफेस होता है वो ऐसे खुरदरा टाइप का होता है, रफली टाइप का होता है। और ये खुदे सामने जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट्स। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव साइट्स। हिंदी में बोलेंगे इसको सक्रिय केंद्र। क्या होता है, सक्रिय केंद्र। और इस सक्रिय केंद्र में पाया क्या जाता है, फ्री वैलेंसी। क्या पाया जाता है बेटा, फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी हिंदी में बोलेंगे इसको मुक्त संयुक्तता पाई जाती है। क्लियर है, फ्री वैलेंसी पाई जाती है। और ये फ्री वैलेंसी होती किस वजह से है, याद रखना, इम्पटी डी ऑर्बिटल्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, इम्पटी डी ऑर्बिटल्स की वजह से होती है। ये रीजन होता है। अब क्या होगा, आपने कहीं देखा होगा कि हम लोग मेटल्स को चूर्ण के रूप में लेते हैं, ज्यादातर चूर्ण के रूप में देखेगा। होता क्या है, जब हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, हम लोग किसी कैटलिस्ट कोई मेटल लिया प्रेजेंट में, जैसे हमने एक मेथड पढ़ा है अमोनिया बनाने का मेथड, जिसमें हमने क्या लिया था, अमोनिया बनाने में हमने हाइड्रोजन लिया था और हमारा क्या बनता था, अमोनिया बनता था। और इसमें एक मेटल होता था Fe, मेटल Fe है। अब ये Fe का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रफली टाइप का होता है। अब उसमें क्या होगा, मेरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उस एक्टिव साइट्स में जाके क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, आपस में मिलेंगे और वहां पर मेरा कौन सा बनता है, क्या बनता है, कंपाउंड, अमोनिया बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कोई एक, इनमें से कोई एक नाइट्रोजन या हाइड्रोजन किससे जाके रिएक्ट करेगा, आयरन के सरफेस से। और आयरन के किस सरफेस से, एक्टिव साइड से। क्यों, क्योंकि वहां पर फ्री वैलेंसी पाई जाती है। फ्री वैलेंसी का मतलब क्या, आइए हमसे रिएक्ट करिए, सेम यही कंडीशन है, फ्री है। कोई आया पहुंचे भाई, ऑर्बिटल खाली है, कोई एक सब्सटेंस गया वहां जाके उसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कुछ समय के लिए वहां पड़ा है। जैसे कोई दूसरा सब्सटेंस गया तो वहां से वो टूट करके वहां से बॉन्ड तोड़ता है और सब्सटेंस के साथ क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है और कंबाइंड होकर हमको प्रोडक्ट देता है।
इनमें से कोई एक जाएगा, उस आयरन के सरफेस से क्या कर जाएगा, रिएक्ट करेगा, कुछ समय के लिए अनस्टेबलाइज बॉन्ड बनाता है, स्टेबलाइज नहीं अनस्टेबलाइज बॉन्ड बनाता है। अगर वो स्टेबलाइज बॉन्ड हो जाएगा तो कैटलिस्ट ही नहीं हो जाएगा, कैटलिस्ट ही नहीं होगा वो। तो अनस्टेबलाइज बॉन्ड बनाया, फिर जैसे दूसरा सब्सटेंस गया तो बॉन्ड वहां से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और मेन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा और कंपाउंड बन के वो सरफेस को फिर से खाली कर देगा। क्लियर है? और इस सरफेस किसकी वजह से होते हैं, ये फ्री वैलेंसी किसकी वजह से, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की वजह से। इसलिए जो डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, वो अच्छे गुड कैटलिस्ट होते हैं। याद रखिएगा, जो डी ब्लॉक्स के एलिमेंट होते हैं वो गुड कैटलिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ज्यादा होते हैं, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। और ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ही उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कैटलिस्ट हो जाती है। इतनी बात आपको क्लियर होती होगी। अब एक बात मैं कैटलिस्ट की अगर उठाए हूं तो एक बात और जान दो, बहुत गलत क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो ज्यादातर पाउडर के रूप में लेते हैं, चूर्ण के रूप में लेते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में लेते हैं। ऐसा क्या रीजन है भाई, हमने जिंक चूर्ण लिया, आयरन चूर्ण ले रहे हैं, पाउडर के फॉर्म में ले रहे हैं, क्या रीजन है? तो याद रखना, सॉलिड और पाउडर के फॉर्म में दोनों में अंतर बहुत है। अगर हम पाउडर के फॉर्म में नहीं लेते हैं तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स कम होती है। याद रखना इस बात को, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स क्या होती है, कम होती है। लेकिन हम पाउडर के फॉर्म में लेते हैं तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मुक्त सक्रिय केंद्रों की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और सक्रिय केंद्रों की संख्या ज्यादा होने की वजह से, मतलब जब सक्रिय केंद्रों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो फ्री वैलेंसी भी ज्यादा हो जाएगी, और फ्री वैलेंसी जब ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो कहीं आपसे कोई पूछे कि कैटलिस्ट को हम ज्यादातर चूर्ण के रूप में क्यों लेते हैं, तो रीजन यही है कि चूर्ण के रूप में लेने पर नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ्री वैलेंसी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, सब्सटेंस ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, मतलब बनाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती होगी। तो आज की वीडियो में हमने जाना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और मेटलिक प्रॉपर्टी और कैटलिस्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, इसके डी ब्लॉक्स के एलिमेंट कलर्ड होते हैं, रंग देते हैं, उस पर हम बहुत ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए आर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।